Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once time again I am in front all of you for teach the second part of present indefinite tense. Present indefinite tense. So लेट्स स्टार्ट ओके। अर्थात आज हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का दूसरा पार्ट को स्टडी करेंगे। थोड़ा सा देखिए, ये जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट थोड़ा सा आपको 100% कुछ ना कुछ कंफ्यूजनल पार्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको हमें आपको दो पार्ट्स में इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि ये एक अलग टाइप का टॉपिक्स है। इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस को इंक्लूड कर दिया जाता है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो। इसलिए आप इस वीडियो को सभी लोग अंत तक, लास्ट तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर स्टडी कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और थोड़ा सा आप सभी लोग मेरी बातों को समझते हैं तो थोड़ा सा भाई सब्सक्राइबर बढ़ाइए, नहीं तो पूरा का पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। और वजह यही है, आप समझ चुके हैं ओके। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि थोड़ा सा आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग 1000 सब्सक्राइबर को मैनेज कर सकते हैं ओके। थैंक यू, लेट्स स्टार्ट। तो मान लीजिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पार्ट 2 है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के पार्ट 1 में हमने ये बताया था कि क्या होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, क्या होता है नेगेटिव का स्ट्रक्चर, कब यस या यस लगता है और कब नहीं लगता है, इसमें इज एम आर का प्रयोग क्यों नहीं होता है, इसमें डूडस का प्रयोग कब किया जाता है, ये सारा कुछ डिटेल्स हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। और पढ़ाने की स्थिति हमने आपको ये बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में डू या डस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। उसके बदले में यस या यस लगाया जाता है कब, जब कर्ता ही, सी, इट और नेम हो तब। अब हम लोग आते हैं प्रश्न की दुनिया में। तो स्ट्रक्चर फॉर सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर आपका सेंटेंस सिंगल में दिया गया हो अर्थात हिंदी के अनुवाद को क्या से प्रारंभ किया गया हो, किससे, क्या से, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद कैसे बनेगा ओके। तो चलिए देखते हैं। कुछ नहीं, सबसे पहले डू या डच, सबसे पहले क्या लिखना है, डू या डच, जो कि इसका सहायक क्रिया है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में लिखना है क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल देखते हैं, क्या वे लोग किताब पढ़ते हैं। ये सेंटेंस कहां से स्टार्ट है, क्या से। क्या वे लोग किताब पढ़ते हैं, हमने बस डू को शुरू में कर दिया और कुछ नहीं, एवरीथिंग इज सेम। अर्थात डू दे रीड बुक, क्या वे लोग किताब पढ़ते हैं, डू दे रीड बुक। क्या वह गेंद खेलती है, क्या वह गेंद खेलती है, डज सी प्ले बॉल, डज सी प्ले बॉल। यहां पर जो डज है वो सहायक क्रिया, सी है कर्ता, प्ले है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और बॉल है ऑब्जेक्ट। अब आप क्वेश्चन करिएगा कि सर जी यहां पर लगा है डू और यहां पर लगा दी है डच, आखिर ऐसा क्यों। का यहां पर डू नहीं लगा सकते, का ये लिखित कहीं आपका दोस्त या दुश्मन ऐसा तो नहीं ना है कि नहीं यहां पर डू यहां पर डच, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसके लिए कर्ता का स्थिति देखेंगे। जो हमारा कर्ता है वो किसको शो करता है, एक को कि एक से अधिक को, सिंगल प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन कि प्लूरल प्रोनाउन। तो यहां पर जो सी है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, एक वचन की प्रोनाउन है। सी मिस वह किसी एक लड़की के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए सी के साथ लगा डज। वैसे हम इसके बारे में डिटेल्स पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर ऐसी और भी एग्जांपल रहेगा, जैसे क्या वे लोग प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो डू दे रीड न्यूज़पेपर डेली। क्या तुम वहां जाते हो, डू यू गो देयर। तो अब बोले सिंगल इंटरोगेटिव बन जाएगा, कोई दिक्कत नाइस। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर फॉर डबल इंटरोगेटिव। अब ऐसे सेंटेंसेस का अनुवाद हम लोग सीखेंगे जब प्रश्न वाक्य के बीच में हो। जब दिया गया प्रश्न वाक्य के बीच में रहेगा तो इसका अनुवाद कैसे बनेगा।
तो बीच में रहेगा क्या रहेगा, तो क्यों, कब, कैसे, कहाँ। जैसे वह कहाँ रहता है, तुम कहाँ रहते हो, तुम गेंद कब खेलते हो, तुम विद्यालय कैसे जाते हो, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। ऐसे सेंटेंस। तो अनुवाद कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं, सबसे पहले एकदम आराम से रिलीफ मोशन में क्वेश्चन वर्ड को खींच के बाहर कर देंगे। हिंदी में तो जाहिर सी बात है कि बीच में रहेगा, अगर हिंदी का सेंटेंस है तो बीच में रहेगा। लेकिन जब अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, अगर चलो यहाँ से उठो, अंग्रेजी का टाइम हो गया, और क्या करो, शुरू में आ जाओ। और हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। और ये तो आप जानते ही है, सरकारी रूल्स के अंतर्गत डू या डज लगेगा ही लगेगा, कहाँ, सब्जेक्ट के बगल में। तो बस यही बस एक वर्ड समझना है, क्वेश्चन वर्ड को पहले, उसके बाद डू या डज, बाकी वही नियम। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तुम लोग भभुआ में कहाँ रहते हो। आप बात, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो कहे सर इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, क्योंकि इससे प्रश्न का बोध हो रहा है, वेयर। अर्थात तुम लोग भभुआ में कहाँ रहते हो, तो हम लिखेंगे वेयर डू यू लिव एट भभुआ। हाँ, एक बात यहां पर हम इन भी लिख सकते हैं, कोई से गलत करने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, इन और एट में ये बेसिकली अंतर माना जाता है कि जिस सिटी के पहले इन लगा हो तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो बहुत ही बड़ा सिटी का बात हो रहा है, बहुत ही बड़ा सिटी, फेमस सिटी। लेकिन जब एट लगा हो तो एक ऐसा शहर जो उतना पॉपुलर, उतना बड़ा नहीं है। तो भभुआ अभी इतना बड़ा सिटी नहीं है, इसलिए हमने इसके पहले क्या लगाया, एट। वह कैसे पढ़ता है, वह कैसे पढ़ता है, प्रश्न क्या है, कैसे। तो हाउ डज ही रीड, हाउ क्वेश्चन, समझना बस यही है, क्वेश्चन वर्ड सहायक क्रिया ही और रीड। हाउ डज ही रीड, वह कैसे पढ़ता है। तुम कैसे विद्यालय जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल। वह कैसे गेंद खेलता है, हाउ डज ही प्ले बॉल। तो अब बोलिए इंटरोगेटिव में सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, अब बन जाएगा, नाइस। हम लोग देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। देखिए भाई, हम बताते हैं, कुछ बच्चे तो क्लियर समझ जाते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नेगेटिव को, नॉट को कहाँ एडजस्ट करना, वो बेचारे कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं। कंफ्यूजन में इसलिए पड़े रहते हैं कि वो हमारी बात को नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ वही काम करते हैं जो अपना रट लिए हैं। भाई टीचर जो बताता है उसके बातों को आप फॉलो कीजिए, मानिए। जैसे स्ट्रक्चर फॉर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बगल में है डू या डज, उसके बाद है कर्ता, उसके बाद नॉट। देखिए कर्ता के बाद है नॉट, ये अब दिमाग में रख लीजिए कि जब प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा तो कर्ता से पहले सिर्फ दो ही वर्ड की संभावना है, तीसरा वर्ड कोई नहीं है। अर्थात अगर मैटर प्रश्नवाचक है तो कर्ता, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, क्यों कि यह सजीव की तरह वर्क करने लगता है। तो अगर कर्ता रहेगा तो कर्ता से पहले सिर्फ दो ही वर्ड लिख सकते हैं, या तो वो क्वेश्चन वर्ड हो सकता है या तो सहायक क्रिया, तीसरा वर्ड कुछ भी नहीं आता है। ठीक, तो आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि कर्ता के बाद आता है नॉट, बाकी जस का तस। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इस विद्यालय के बच्चे प्रतिदिन विद्यालय क्यों नहीं आते हैं। कर्ता इसमें क्या है, कर्ता है द चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल, दिस इज द सब्जेक्ट। इसका कर्ता है द चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल, ये है क्वेश्चन वर्ड, और ये बहुवचन की बात हो रही है, इसमें सहायक क्रिया होगा डू। अर्थात व्हाई डू द चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल नॉट कम टू स्कूल डेली। और आपको हमें पहले बता दिए थे पास्ट इंडिफिनिट में कि जब सेंटेंस में डू, डज और डिड का प्रयोग किया जाएगा तो किसी भी स्थिति में मुख्य क्रिया के पहले रूप का प्रयोग किया जाएगा, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल, क्या से स्टार्ट है, क्या वह गेंद नहीं खेलती है, तो हमने डज को पहले किया, डज सी नॉट प्ले बॉल, डज सी नॉट प्ले बॉल, वह गेंद क्यों नहीं खेलती है, तो यहां पर कर देंगे व्हाई, व्हाई डज सी नॉट प्ले बॉल। तो अब बोलिए कोई दिक्कत, चलिए हम थोड़ा सा एक सेंटेंस बना करके दिखा देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सर इसका इंडिफिनिट हो तो हम लोग कैसे बना पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा भाई ध्यान से आप लोग देखते चलिए और भाई बातों को समझते चलिए। ठीक, यही अब आपके लिए सिर्फ एक विकल्प रह गया है। जैसे हम एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी
प्रतिदिन सुबह में चाय पीते हैं। एक सेंटेंस हमने लिया, क्या तुम्हारे पिताजी प्रतिदिन सुबह में चाय पीते हैं? तो हम बनाएंगे डज योर फादर टेक टी डेली इन द मॉर्निंग? बोलिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा। ठीक, डस। अब यहां पर कहिए नहीं सर योर फादर यू है, यू तो प्लुरल है, डू लगेगा भाई, हम योर को नहीं फादर को देखते हैं, और फादर सिंगुलर है इसलिए फादर के साथ होगा डस। डस योर फादर टेक टी? क्या तुम्हारे पिताजी चाय पीते हैं? डेली इन द मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग डेली, दोनों सेंटेंस सही है, कोई भी गलत नहीं है। इसलिए ये सेंटेंस, क्या तुम्हारे पिताजी सुबह में चाय पीते हैं? डज योर फादर टेक टी डेली इन द मॉर्निंग? अब यही रहेगा कि क्या तुम्हारे पिताजी सुबह में चाय नहीं पीते हैं? इसमें क्या लग गया? एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लग गया, तो अब हमें आंधी तूफान नहीं मचाना है, कुछ नहीं, धीरे से नोट को खींचेंगे और यहां पर ला करके पुटअप कर देंगे। कहां पर? कर्ता के बाद नोट के बाद, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्थात डज योर फादर। अब आप गिनती गिनिए कि सर जी नोट के पहले तो तीन तीन गो वर्ड यहीं पर आ गया, क्वेश्चन वर्ड तो पड़ा हुआ है, ये कैसे हो गया? तो भाई ये तीन गो वर्ड नहीं है, एक ही वर्ड है, तुम्हारे पिताजी की हम बात कर रहे हैं, इसलिए योर फादर नॉट, अर्थात क्या नहीं, तो डज योर फादर नॉट। अब बोलिए कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नाइस। और अगर इसी में कोई क्वेश्चन वर्ड को एंट्री कर दिया है, जैसे तुम्हारे पिताजी सुबह में चाय क्यों नहीं पीते हैं? तुम्हारे पिताजी प्रतिदिन सुबह में चाय क्यों नहीं पीते हैं, यही सेंटेंस हो गया। तो हम बस क्यों को पहले लिख देंगे, शुरू में जस्ट, बाकी सेंटेंस जस्ट का बस। तो अब बोले बन जाएगा, क्या वह टहलता है? डज ही वॉक? वह क्यों टहलता है? वाई डज ही वॉक? वे लोग क्यों नहीं जाते हैं? वे लोग गेंद खेलने क्यों नहीं जाते हैं? वाई डू दे नॉट गो टू प्ले बॉल? तुम विद्यालय कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू स्कूल? वह प्रतिदिन विद्यालय कैसे नहीं जाता है? हाउ डज ही नॉट गो टू स्कूल डेली? तो अब बोलिए इंटरोगेटिव का सिंगल, डबल, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, अब बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? ओके नाइस। अब हम लोग आगे देखते हैं, और ये इसका विशेष टाइप्स है, थोड़ा सा ध्यान से अब वीडियो को देखिएगा, और यहीं पर बच्चे अगर क्या करते हैं, मार खा जाते हैं। ठीक, देखिए एक एक टाइप को हम क्लियरली समझाते हुए चलेंगे। ठीक, पहला बात, वह विद्यालय कभी नहीं जाती है। कुछ वर्ड्स जो फ्रिक्वेंटली आदती चीज को दिखाते हैं, जैसे एवर में कभी, एवर, नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, बिफोर, ऑफन, तो इससे घबराना नहीं है, ये सब सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगते हैं। लेकिन बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर कभी नहीं है, इसमें नहीं लगा है, तो जो सेंटेंस है नेगेटिव का है, नॉट का, डू डज लगा देते हैं। भैया नेगेटिव नहीं है, ये कभी नहीं का अंग्रेजी होता है नेवर। क्या होता है? नेवर। लेकिन बनेगा अफर्मेटिव में। किसमें बनेगा? अफर्मेटिव में। जैसे वह विद्यालय कभी नहीं जाती है, सी नेवर गोज टू स्कूल। बोलिए कोई दिक्कत है? वह विद्यालय कभी नहीं जाती है, सी नेवर गोज टू स्कूल। आपको नहीं सर तो नेगेटिव, भैया नेगेटिव है, लेकिन हमने नेगेटिव के लिए एक वर्ड लिख दिया नेवर, तो जब ये नेवर खुद में नेगेटिव है, अब हम नेगेटिव का होल स्क्वायर नहीं करेंगे, इसलिए सी नेवर गोज टू स्कूल। वह हमेशा देर से आता है, ही ऑलवेज कम्स लेट। वह कभी कभी विद्यालय जाता है, इसका हो जाएगा ही sometimes goes to a school. He sometimes goes to a school। एक बात, sometimes हो गया, या फिर ये सब हो गया, नेवर हो गया, एवर हो गया, ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, ये सब को हम जब भी लिखेंगे तो याद रखिएगा मेन वर्ब के ठीक पहले ही लिखेंगे। तो अब बोलिए टाइप 1, कोई दिक्कत? अब कभी दिक्कत नहीं होगा। नाइस। अब हम लोग देखते हैं इसका टाइप 2 क्या बोलता है। टाइप 2 क्या बोलता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। टाइप 2, टाइप 2 में यह बात बोला जा रहा है कि
वे लोग सुबह में गेंद खेलना चाहते हैं। ये कुछ अलग क्यों है? क्योंकि गेंद खेलना एक क्रिया है, चाहना भी एक क्रिया है। हम सारे कंसेप्ट को क्लियर बता रहे हैं कि आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट ना रहे, इसलिए ध्यान से वीडियोस को देखिएगा। अर्थात वे लोग सुबह में गेंद खेलना चाहते हैं, दे वांट टू प्ले बॉल इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस से ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर किसी भी एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो ऐसी स्थिति में एक फर्स्ट पोजीशन आएगा और एक सेकंड पोजीशन, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा। अर्थात खेलना सेकंड पर है और नहीं, चाहना सेकंड पर है और खेलना फर्स्ट पर। तो हम पहले चाहना का अंग्रेजी लिखेंगे वांट। पहले किसका अंग्रेजी लिखेंगे? वांट। पहला जो फर्स्ट है वो सेकंड पर और जो सेकंड है वो फर्स्ट पर। ठीक, तो पहले हम लिखेंगे वांट। और वांट, ये मत सोचिए कि सर खाली वांटे होगा, वांट्स नहीं हो सकता है। तो ये अपने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के नियम को फॉलो करेगा। हाँ, एक बात, दो क्रिया के बीच में हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे लोग सुबह में गेंद खेलना चाहते हैं, दे वांट टू प्ले बॉल इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। या अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ दे कि मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूं, मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूं, तो लास्ट में कौन क्रिया आती है? पसंद करना। अंग्रेजी में लास्ट क्रिया को शुरू में कर लेंगे। मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूं, तो आई लाइक टू रीड बुक। मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूं, आई लाइक टू रीड बुक। मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूं। बोलिए कोई दिक्कत है? अगर यही होता कि मैं प्रतिदिन किताब पढ़ना पसंद करता हूं, हम डेली को लास्ट में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई लाइक टू रीड बुक, क्योंकि ये अदर वर्ड है, अदर वर्ड को हम लास्ट में लिख देंगे। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब नहीं सर यहां पर ही रहे तो हम क्या करेंगे? वह प्रतिदिन किताब पढ़ना पसंद करता है, वह तो ही के बगल में आ रहा है लाइक, तो करता ही, तो हम लाइक नहीं, अब क्या लिखेंगे? लाइक्स लिखेंगे। ही लाइक्स टू रीड बुक डेली। बोलिए कोई दिक्कत? अगर ये नेगेटिव एंट्री मार दे, वह प्रतिदिन किताब पढ़ना पसंद नहीं करता है, वह गेंद खेलना नहीं चाहता है, तो सब कुछ जस का तस हम यहां पर लिख देंगे ही डज नॉट लाइक या ही डज नॉट वांट। या अगर दे रहेगा तो दे डू नॉट वांट। हाँ, दो क्रिया ये लगेगा, उसके बाद जब भी लगेगा तो क्रिया का V1 ही लगेगा। जब भी लगेगा तो क्रिया का V1 ही लगेगा। तो आप सोचिए, ही लाइक्स पसंद करता है, ही डज नॉट लाइक वह किताब पढ़ना पसंद नहीं करता है, दे डू नॉट वांट वे लोग किताब पढ़ना नहीं चाहते हैं, दे डू नॉट वांट टू रीड बुक। तो अब बोले जो टाइप नंबर 2 था, जब दो क्रिया एक साथ रहेगा, तो अब बोलिए अब बन जाएगा। अगर इंटरोगेटिव हो तो हम अपने बेसिकली नियम से डू या डज को पहले कर देंगे, बाकी जो अरेंजमेंट है, जो सजावट है, उसमें 1% भी इधर उधर नहीं करेंगे। तो अब बोलिए इसका टाइप 2 जब दो क्रिया हो अब बन जाएगा। बोलिए भाई, रियली बोलिएगा, एनी डाउट? नाइस। अब अगर इसी क्रिया में एक वर्ड नो का एंट्री हो गया हो, नो मीन्स क्या होता है? जानना। अरे कौन होता है अपना मन के होता है, कहते कि इधर चलो, नहीं हम इधर नहीं चलेंगे, हम इधर ही चलेंगे, कहाँ चलेगा, हमारा मन कर रहा है। तो उसी में से एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्या? नो अगर रहेगा तो आप नो के बाद डायरेक्टली टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस टाइप में ये बोला जाता है टाइप नंबर 3 में कि अगर किसी भी सेंटेंस में नो का प्रयोग कर दिया गया हो, इसके बाद अगर कोई क्रिया आई हुई हो, तो हम इसके बीच में टू से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। इसको पूरा कंप्लीट सेंटेंस देने के लिए हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वह गेंद खेलना जानता है, ही नोज हाउ टू प्ले बॉल, वह जानता है कैसे गेंद खेला जाता है। मैं तैरना जानता हूं, आई नो, या मैं नहीं तैरना जानता हूं, या मैं तैरना नहीं जानता हूं, तो इसका हो जाएगा आई डू
नॉट नो, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, बन जाएगा। चलिए, जैसे एग्जाम्पल लिखा गया कि वे लोग सुबह में गेंद खेलना चाहते हैं, मेरा दोस्त तैरना नहीं जानता है, माई फ्रेंड डज नॉट नो हाउ टू स्विम। अर्थात इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर नो के बाद कोई भी क्रिया है तो हम सिर्फ टू नहीं बल्कि हाउ टू का प्रयोग करेंगे। बोलिए, ये बात समझ में आ रहा है? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नाइस। तो ये था आपका दो टाइप्स कि अगर क्रिया में, अगर सेंटेंस में दो मुख्य क्रिया हो तो कैसे बनाएंगे। अगर दिए गए वाक्य में क्रिया के रूप में किए नो डालू नो का प्रयोग किया गया हो तो कैसे बनाएंगे। आप नीचे हमसे ब्लेम कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे वह मुझको जानता है, वह मुझको जानता, ही नोज मी, ही नोज मी। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन करिएगा, नहीं सर ये सेंटेंस मुर्दाबाद, ये सेंटेंस मुर्दाबाद, आप तो हैजा टू लगेबे नहीं किए हैं, ये सेंटेंस, ये अरेंजमेंट गलत है, टू लगना चाहिए। तो भैया बचवा बाबू कुछ भी हो, यहां पर हमने ये बताया कि हम टू लगाएंगे कब, जब दू को है सीमा रेखा, दू को क्रिया रहेगा तो हाई का मी क्रिया है, ये क्रिया नहीं है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए ये क्रिया होनी चाहिए। अगर क्रिया नहीं है तो कोई टू नहीं, अर्थात ही नोज मी, वह मुझको जानता है, मैं तुमको जानता हूं, आई नो यू, वह राम को जानती है, सी नोज राम। लगने ये होता कि मैं तैरना जानता हूं, तैरना क्रिया है, जानना क्रिया, इसलिए टू होगा। अन्यथा अगर दो क्रिया नहीं रहेगा तो हम टू वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिंपल सेंटेंस, वह मुझको जानता है, ही नोज मी, मैं तुमको जानता हूं, आई नो यू। तो अब बोलिए, अब यहां तक कोई दिक्कत जो हमने आपको बताया टाइप 3 तक, अब यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बोलिए भाई। अब चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 से पहले कि यहां पर है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 यहां पर है, ये प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें विल या शैल का प्रयोग कर रहे हैं। भैया हमने आपको बताया होगा कि जब कोई भी काम भविष्य काल में फिक्स कर दिया गया हो, जैसे, और वो थोड़ा सा विशेष काम हो, प्रधानमंत्री कल भभुआ में आएंगे, आएंगे तो आएंगे, दैट इज फिक्स, वो 2 दिन पहले जिस दिन बोल दिए, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के नियम से बनाते हैं। अर्थात प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर कम्स पटना टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर कम्स पटना टुमारो। बोलिए, जैसे विराट कोहली या भारत और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध कल मैच होगा, या भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल मैच होगा, तो हम बनाएंगे या भारत ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मैच खेलेगा, तो इंडिया प्लेज मैच, क्योंकि यह फिक्स हो चुका है, इंडिया प्लेज मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, या कुछ भी हो, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट कुछ भी हो, तो बोले समझ जाएंगे इंडिया प्लेस मैच। ये फ्यूचर में अगर कोई भी काम निर्धारित किया गया हो, या अगर ऐसा भी सेंटेंस है क्योंकि वह 2 बजे तक अपना कार्य पूरा कर लेगा, 2 बजे तक अपना कार्य पूरा कर लेगा, तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के ही नियम से बनाएंगे, क्योंकि वो भविष्य को फिक्स कर दिया गया है, और यहां पर हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो बोलिए, ये टाइप नंबर जो 4 था कि कोई भी विशेष कार्य फ्यूचर में निर्धारित किया गया तो हम कैसे बनाएंगे। अब बन जाएगा, इसमें शैल विल नहीं लगाना है, यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है, और इसमें यस या ईएस लगा करके अनुवाद को बनाया जाता। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं। यदि वह घर आएगा तो मैं बाहर जाऊंगा। यहां पर कंबाइंड सेंटेंस है, यहां पर नियम यह बोलता है कि अगर 2 वाक्यों को भविष्य काल में फिक्स किया गया है और एक वाक्य अपना कार्य करने के लिए दूसरे पर आश्रित हो, तो ऐसी स्थिति में जो सेंटेंस को इफ से जोड़ा गया हो उसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट का नियम लगाया जाता है। देखिए भाई, हम आपको बता रहे हैं क्यों, क्योंकि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं, और हर रूल में प्रेजेंट इंडिफिनिट ही आएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये बारीकी नॉलेज है, ये डीप नॉलेज है, यहां पर अच्छे अच्छे बच्चे मार खा जाते हैं। ओके, तो यदि वह घर पर आएगा तो मैं बाहर जाऊंगा, इसका अंग्रेजी होगा
इफ ही कम्स, कम्स प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस, इफ से कनेक्टेड है, इफ ही कम्स एट दी हाउस, यदि वह घर पर आएगा, कोमा तो के लिए मैं बाहर जाऊंगा, आई शैल गो आउट। अब यहाँ पर टू नहीं लगेगा कि जो आउट है एक प्लेस है, बाहर जगह को दिखाता है। यदि वर्षा होगी तो किसान खुश होंगे, इसका हम अंग्रेजी बना लेंगे, यदि वर्षा होगी तो किसान खुश होंगे, इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है। अर्थात यदि वह जाता है, यदि वर्षा होती है प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस, या यदि वर्षा होगी तो किसान खुश होंगे, कोमा फार्मर्स विल बी हैप्पी। बोलिए का कोई दिक्कत है? यदि तुम पढ़ोगे तो परीक्षा में पास होगे, या यदि तुम पढ़ते हो तो परीक्षा में पास होते हो, यही बात है। अर्थात इफ यू रीड, अगर कर्ता यू रहेगा तो हम रीड लिखेंगे, यहाँ पर कर्ता ईट था इसलिए मैंने रेंस लिखा। ईट कहाँ से आ गया? उड़ के आ गया, यहाँ पर नेचुरल घटना है इसलिए हमने ईट का प्रयोग किया। इफ यू रीड, अगर तुम पढ़ोगे तो यू विल पास इन द एग्जाम। अब बोले ऐसे डबल सेंटेंस अब बन जाएंगे। चलिए एक लास्ट में आता है कि शिक्षक के आने से पहले विद्यार्थी वर्ग में आ चुके होंगे। अगर फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंस दिया गया हो, सेंटेंस को ऐड किया गया हो, जोड़ा गया हो, एक काम बाद में समाप्त होता हो या पहले हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी नियम फॉलो करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट का। जैसे शिक्षक के आने से पहले विद्यार्थी वर्ग में आ चुके होंगे, तो स्टूडेंट्स विल हैव कम इन द क्लास। स्टूडेंट्स क्योंकि चुके होंगे इसी में लगा है, तो स्टूडेंट्स विल हैव कम इन द क्लास बिफोर द टीचर कम्स, यहां पर कम्स लगाया गया। या डॉक्टर को आने से पहले मरीज अस्पताल में आ चुका होगा, डॉक्टर को आने से पहले मरीज अस्पताल में आ चुका होगा, तो हम बनाएंगे द पेशेंट विल हैव come in the hospital before the doctor comes। बोलिए, अर्थात the patient will have come, रोगी आ चुका होगा इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में, बिफोर द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर को आने से पहले। तो अब बोले हमने पांचों टास्क बताया। अर्थात हमने आज आपको वीडियोस में ये बताने का प्रयास किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव में सिंगल कैसे बनता है, डबल कैसे बनता है और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनता है। इसके बाद हमने बताया भिन्न भिन्न टाइप्स कि अगर सेंटेंस में हमेशा, कभी नहीं, कभी कभी ऐसे वर्ड्स का प्रयोग किया गया तो अनुवाद कैसे बनेगा, कैसे नेवर आने पर हम अफर्मेटिव बनाते हैं। इसके बाद हमने आपको बताने का प्रयास किया कि कैसे सेंटेंस में अगर दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया हो तो कैसे टू लाइक बनाते हैं। ये जब नो क्रिया आ जाए, KNOW आ जाए, तो कैसे हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताने का प्रयास किया कैसे अगर कोई भी कार्य फ्यूचर टेंस में फिक्स किया गया हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाया जाता है। इसके बाद हमने आपको बताने का प्रयास किया कि अगर दो कार्य फ्यूचर में हुए हों और एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित हो तो इफ वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से और दूसरे वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाया जाता है। और अभी अभी हमने एक बताया कि जब कोई भी कार्य फ्यूचर परफेक्ट में दिया गया हो और उसमें आफ्टर बिफोर का प्रयोग किया गया हो तो एक वाक्य जिसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लगा हो वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट के हिसाब से और दूसरा वाक्य बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से। तो अब बोले यहां तक कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? यहां तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। लेकिन लास्ट में आपको वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं, लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल, अदर्स पीपल, जितने भी तरह के लोग होंगे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बेचारे घर पर भी बैठ करके उनका कल्याण हो जाए और आप उनका कल्याण कीजिए, हम आपका कल्याण करेंगे। और जितने भी लोग होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।
करते रहिए और करते रहिए ताकि हम लोग अपने टारगेट तक पहुंच सके। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, दैट्स लास्ट।